अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल को शुरू करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है रिलेटिविटी। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आए बगैर वक्त को ज़ाया किए चलते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की तरफ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं, ताकि आगे हमें न्यूमेरिकल को करने में आसानी हो। तो हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है वो है टाइम डायलेशन का। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपकी बुक में कहीं पे डेल्टा टी का इस्तेमाल हुआ है और कहीं पे खाली टी का, तो आप कुछ भी लिख देते, इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, जो कि हमारे पास है L इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है रिलेटिविस्टिक मास का, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो कि काइनेटिक एनर्जी का है, वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गामा माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर। जो गामा हमारे पास होता है इसको लॉरेंस फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसकी जगह आप पूरा लॉरेंस फैक्टर भी लिखते हैं। लॉरेंस फैक्टर हमारे पास क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह होता है ये हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, बस इनकी वैल्यूज पुट की हुई है। हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला मोमेंटम का है। मोमेंटम का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू एम वी। इसके अलावा एक हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है जो कि है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं जो कि हमारे पास आगे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा अगर कोई छोटा मोटा और फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है तो वो मैं उसी वक्त मेंशन कर दूंगी। आए बगैर वक्त को जाया किए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की तरफ। हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो है a rod 1 meter long is moving along its length with a velocity of 0.6 c। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने लिखा कि हमें एक रॉड है जिसकी जो लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है, 1 मीटर। तो हमने इसको डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। तो हमने इस डेटा के अंदर लिखा कि एल नॉट हमें कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। इसके अलावा सेकंड चीज हमें वेलोसिटी दी हुई है, जिसको हम v से शो करते हैं, जो कि हमारे पास 0.6 c है। c क्या है, c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट होती है। कैलकुलेट इट्स लेंथ एज इट अपेयर टू एन ऑब्जर्वर। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें लेंथ मालूम करनी है ऑब्जर्वर की। ए में क्या है, ऑन द अर्थ, कि जो ऑब्जर्वर होगा वो अर्थ के ऊपर होगा। बी में है मूविंग विद द रॉड इटसेल्फ, और बी में हमारे पास है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा रॉड के साथ। तो हमने लिखा डेटा के अंदर ए और बी करके कि हमें लेंथ मालूम करनी है दोनों सूरतों में। एक में हमने एल लिखा और उसके साथ लिख दिया अर्थ ऑब्जर्वर। पहली जो लेंथ मालूम करनी है वो की अर्थ पे मालूम करनी है, और सेकंड लेंथ जो हमें मालूम करनी है वो तब मालूम करनी है जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और हमारे पास लेंथ का जो फॉर्मूला है वो है L is equal to L naught अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब हमारे पास L नॉट कितना है, 1 है, तो हमने इसको लिख दिया। इसके अलावा v हमारे पास 0.6 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने 0.6 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 0.36 आया, और यहाँ पे ऊपर भी हमारे पास सी स्क्वायर में और नीचे भी सी स्क्वायर में, तो ये दोनों स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो हमारे पास 0.36 बचा। अब हमने क्या किया, हमने 1 में से माइनस कर दिया 0.36 को, तो हमारे पास 0.64 आया अंडर रूट के अंदर। ठीक है, और अब हमने जब इसका अंडर रूट लिया, 0.64 का अंडर रूट लिया, और अंडर रूट लेने के बाद जो आंसर आया उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास लेंथ का जो फाइनल आंसर आया वो आया 0.8 मीटर। ये हमारे पास लेंथ का आंसर है अर्थ ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ का फाइनल आंसर है। अब हमें बी में क्या मालूम करना है, ऑब्जर्वर मूविंग। बी में हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है रॉड के साथ ही, तो फिर तो ना ही रोड में और ना ही ऑब्जर्वर के दरमियान किसी भी किस्म की मोशन होगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर ने जो लेंथ ऑब्जर्व की वो वही है जो रॉड की है, यानी कि एल हमारे पास बराबर है एल नॉट के, और एल नॉट हमारे पास कितना है, 1 मीटर है। तो अब हमें दोनों तरह की लेंथ मालूम हो चुकी है
ए वाली भी जब जो ऑब्जर्वर था वो अर्थ के ऊपर था और उसने रॉड को मूव करते हुए देखा, और बी वाली भी जब ऑब्जर्वर खुद उस रॉड के साथ मूव कर रहा था, तो दोनों तरह की लेंथ हम मालूम कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ फास्ट वुड अ रॉकेट हैव टू गो रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड टू 99% ऑफ इट्स लेंथ एट रेस्ट। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, और हमें क्या मालूम करना है, हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, तो इसको हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। हाउ फास्ट वुड अ रॉकेट हैव टू गो, कि जो रॉकेट है वो कितनी स्पीड के साथ कितना फास्ट मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी मालूम करनी है, तो हमने लिख दिया इसको डेटा के अंदर। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, और नेक्स्ट चीज हमें लेंथ मालूम करनी है, जो कि हमारे पास 99% है ऑफ इट्स लेंथ एट रेस्ट। हमें पता है जो रेस्ट लेंथ होती है उसे हम एल नॉट से शो करते हैं, लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये नॉर्मल लेंथ है जिसे हम एल से शो करें, ये हमारे पास 99% है इसकी रेस्ट लेंथ के, तभी हमने डेटा में लिख दिया कि हमारे पास जो लेंथ है वो 99% है उसकी रेस्ट लेंथ के, जिसको हम एल नॉट से शो करते हैं। अब हमें क्योंकि ये परसेंट में, तो इसको हमें सादा सी वैल्यू में चाहिए, तभी हम इस परसेंट को जब हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो जब हमने ये किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 0.99। ठीक है, और एल नॉट इसके साथ ऐसे ही आ गया, यानी कि एल नॉट हमारे पास क्या है, रेस्ट लेंथ है, और ये हमने एम मीटर लगाया है, यानी कि इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो सी हमारे पास है, ये हमें पता है ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू को याद करना पड़ता है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, हमारे पास जो लेंथ का फॉर्मूला है वो है L इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें L दिया हुआ है जो कि हमारे पास 0.99 एल नॉट है, तो हमने इसको लिख दिया। इसके अलावा हमें मालूम क्या करना है, V मालूम करना है, और बाकी सारा ऐसे ही आ गया। अब हमने क्या किया, हमने एल नॉट से एल नॉट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, खाली इस साइड पे 0.99 बचा, और बराबर वाली साइड पे सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर बचा। अब हमें क्योंकि जो आंसर चाहिए वो स्क्वायरिंग में नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने स्क्वायर लगाया, तो हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर से ये जो अंडर रूट है इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर लगेगा ये इज इक्वल टू के दोनों साइड्स पे लगेगा, तो जब हमने 0.99 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 0.9801 आया, और हमने जब यहाँ पे स्क्वायर लिया तो वो जो स्क्वायर था उससे अंडर रूट कैंसिल हो गया, और जो वैल्यू है वो सादी एज इट इज आ गई। अब हमने क्या किया, अब वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर यहाँ पे माइनस में इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके ये प्लस में हो गया, और ये जो 0.9801 है ये प्लस में है, तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे आके ये माइनस का हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने 1 में से माइनस कर दिया 0.9801 को, तो हमारे पास 0.0199 आया। अब हमें स्क्वायर खत्म करना है, तो हम क्या लेंगे, रूट लेंगे। देखिए, जब हमें रूट खत्म करना होता है तो हम स्क्वायर लेते हैं, और जब हमें स्क्वायर खत्म करना होता है तो रूट लेते हैं, तो ये दोनों आते रहते हैं दूसरे को खत्म करने के लिए। अब हमें स्क्वायर खत्म करना है तो हमने रूट लिया, तो और एक साइड पे नहीं लेंगे, दोनों साइड्स पे लेंगे, तो हमने लिखा कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हमने दोनों साइड पे रूट लिए। अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास 2 था इससे ये रूट खत्म हो गया, और अब इसके ऊपर भी रूट आ गया। तो जब हमने क्या किया, 0.0199 का रूट लिया तो हमारे पास 0.14106 आया। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो सी है ये डिवाइड में इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आ गया, और अब हमने इसकी वैल्यू पुट करी जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, हमें इसको याद रखना पड़ता है, ये पेपर में नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो कि हमारे पास कितनी है, 3 एक्सपोनेंट 8। अब हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वेलोसिटी का जो फाइनल आंसर आया वो है 42.41 एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है वेलोसिटी का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है अ पार्टिकल विद अ प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ 1 माइक्रोसेकंड मूव्स थ्रू द लेबोरेटरी एट 2.7 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, और हमने डेटा में लिखा कि हमारे पास
जो टी नॉट है वो कितना है, 1 माइक्रो सेकेंड है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस माइक्रो को हटाएंगे तो हमें पता है क्या लगाते हैं, जब हम माइक्रो को हटाते हैं तो हम 10 एक्सपोनेंट माइनस 6 लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा बन गया ये 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास टी नॉट है। सेकेंड चीज जो इन्होंने हमें दी हुई है, वो इन्होंने हमें वेलोसिटी दी हुई है, जो कि हमारे पास 2.7 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है। हमने कैसे पहचाना कि वेलोसिटी है, क्योंकि इसकी यूनिट से, वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड होती है, इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। अब ए हमारे पास है, ए व्हाट इज इट्स लाइफ टाइम एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर इन द लेबोरेटरी। बी what will be the distance traversed by its before disintegrating। तो हमने क्या किया, हमने डेटा के अंदर लिखा ए, हमें क्या मालूम करना है, हमें टाइम मालूम करना है जो कि ऑब्जर्वर ने मेजर किया, और सेकंड चीज जो कि हमारे पास बी है, उसमें हमें क्या मालूम करना है, हमें डिस्टेंस मालूम करना है, जिसको हम डी से शो करते, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, तो हमारे पास टाइम का जो फॉर्मूला है वो है t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज पुट करी, टी नॉट हमारे पास 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 है, जबकि वेलोसिटी यानी कि v हमारे पास 2.7 एक्सपोनेंट 8 है, और c हमारे पास कांस्टेंट होता है 3 एक्सपोनेंट 8, जिसकी वैल्यू हमें याद करना पड़ती है। तो अब हमने क्या किया, हमने 2.7 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर लिया, तो हमारे पास 7.29 एक्सपोनेंट 16 आया, और जब हमने 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 16 आया। अब हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को जब डिवाइड करा तो हमारे पास 0.81 आया, और अब हमने 1 में से माइनस कर दिया 0.81 को, और फिर जो उसका आंसर आया उसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास 0.43589 आया। अब हमने क्या किया, 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 को डिवाइड कर दिया 0.43589 से, तो हमारे पास जो टाइम का फाइनल आंसर आया वो है 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 6 सेकेंड। अब हमें टाइम मालूम हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं डिस्टेंस मालूम करने की तरफ। तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया जो कि हमारे पास है d इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो अब हमने क्या किया, वैल्यूज पुट करी, v हमारे पास क्या है 2.7 एक्सपोनेंट 8 है, जबकि जो t है हमारे पास जो कि हमने अभी निकाला है वो हमारे पास है 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 6। और अब हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डिस्टेंस का जो फाइनल आंसर आया वो है 621 मीटर। ठीक है, तो अब हमने डिस्टेंस भी मालूम कर लिया जो कि हमारे पास 621 मीटर है, और हमने टाइम भी मालूम कर लिया है। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें मालूम कर ली हैं, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि न्यूमेरिकल नंबर 4 है। एट व्हाट स्पीड इज अ पार्टिकल मूविंग इफ द मास इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स रेस्ट मास। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, हमें इन्होंने क्या मालूम करने के लिए कहा है, स्पीड यानी कि वेलोसिटी उस पार्टिकल की जो मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने डेटा के अंदर लिख दिया कि हमें v मालूम करना है। इसके अलावा इन्होंने हमें कहा है कि जो उस पार्टिकल का, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका जो मास है वो हमारे पास बराबर है 3 टाइम्स ऑफ उसके रेस्ट मास के। ठीक है, रेस्ट मास को हम m नॉट से शो करते हैं, और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि हम 3 टाइम्स यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर दें रेस्ट मास, और रेस्ट मास हमारे पास m नॉट है, तो हमने लिख दिया डेटा के अंदर कि हमारे पास जो m है यानी कि मास है वो बराबर है 3m नॉट के, यानी 3 टाइम रेस्ट मास के। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, अब हमने फॉर्मूला लिखा, m का फॉर्मूला हमारे पास होता है m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब हमने m की वैल्यू लिखी जो कि हमारे पास 3m नॉट है। ठीक है, तो हमने उसको लिख दिया। अब m नॉट से m नॉट कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब ये जो नीचे वाली अंडर रूट की वैल्यू है ये ऊपर वाली 1 से डिवाइड हो रही है, तो वहां जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, और 3 क्योंकि वहां मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड के अंदर। ठीक है, अच्छा अब एक काम, अगर आप लोग डायरेक्ट ये जो डेटा के अंदर लिखा हुआ है m इज इक्वल टू 3m नॉट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तब भी हमारा जो आंसर है वो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके यूं ही बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इस m की जगह m की वैल्यू को पुट कर देंगे, तब भी m नॉट से m नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, खैर हम वापस आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमने लिखा कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें अंडर रूट खत्म करना है तभी हमने स्क्वायर लिया। हमारे अब जो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया,
हमने ये जो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर है, इस पे जो स्क्वायर लिया उससे अंडर रूट कैंसिल हो गया, जबकि 3 का जो हमारे पास स्क्वायर आया वो हमारे पास 9 आया। अब हमारे पास ये जो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर है ये माइनस में इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा प्लस में, और 1 डिवाइड बाई 9 प्लस में है तो यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस के अंदर। ठीक है, अब हमने 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 को सॉल्व किया तो हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 9 आया। ये हमने कैसे सॉल्व किया ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 1 के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। और अब हमने 1 और 9 का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास जाहिर बात है 9 आया, बड़ा ही आता है। अब हमने 1 का टेबल इतना पढ़ना है कि 9 आए, तो 9 पे ही आ सकता है, तो 9 वन जा, फिर उस 9 नीचे वाले को हमने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले से, तो 9 वन जा 9, माइनस का साइन ऐसे ही आया। अब हमने 9 का टेबल इतना पढ़ना है कि 9 आए, 1 पे आता है, और 1 वन जा 1, तो ये हो गया हमारे पास 9 माइनस 1। जब हमने 9 में से 1 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 8 आया, और नीचे हमारे पास 9 है यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो अब ये जो सी स्क्वायर है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें क्योंकि वी की वैल्यू चाहिए तो हमें स्क्वायर खत्म करना होगा। स्क्वायर हम कैसे खत्म करेंगे, रूट से। जब रूट खत्म करना होता है तो हम स्क्वायर लगाते हैं, और जब स्क्वायर खत्म करना होता है तो रूट लगाते हैं। तो अब हमें स्क्वायर खत्म करना है तो हम रूट लगाएंगे, तो हमने लिखा कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, और हम एक ही साइड पे रूट नहीं लगाएंगे, दोनों साइड्स पे ही रूट लगाएंगे। जब हमने दोनों साइड्स पे रूट लगाया तो इस 2 से ये रूट कट हो गया, और यहाँ पे ये जो सी के ऊपर रूट था तो ये सी वाले स्क्वायर से कट हो गया, और 9 का रूट हमारे पास 3 आया, जबकि 8 का रूट क्योंकि हमारे पॉइंट में आता है तभी हमने 8 का रूट नहीं लिया। यानी कि ये जो 3 है हमारे पास, यानी कि 8, 9 और सी स्क्वायर, इन तीनों पे ही अगर हम देखें अलग अलग रूट है हमारे पास। ठीक है, तो सी के स्क्वायर से ये रूट कट गया, और 9 का हमने जब रूट लिया तो हमारे पास 3 आया, जबकि 8 का अगर हम रूट लेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो इस वजह से हमने 8 का रूट नहीं लिया। अब हमने क्या किया, अब देखें ये जो अंडर रूट 8 है ये हमारे पास बराबर होता है 2 अंडर रूट 2 के। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि v इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, और नीचे डिवाइड बाय 3 ऐसे ही आया, और ये c ऐसे ही आया। ठीक है, ये अब हमारे पास आंसर है। अभी जो अंडर रूट 8 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 है ये कैसे आया, हमने इस 8 का एलसीएम लिया, आपको स्क्रीन पे शो होगा। देखिए हमने क्या किया, हमने इस 8 का एलसीएम लिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब हमने 2 का पेयर बनाया। ठीक है, उस पेयर को हमने बाहर निकाल दिया, और ये जो 2 हमारे पास अनपेयर था इसको हमने अंडर रूट के अंदर रखा। अब ये जो हमारे पास अंडर रूट 8 है ये बराबर हो गया किसके, 2 अंडर रूट 2 के। तो ये इस तरह हमारे पास आया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये अब आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है if 4 kg of a substance is fully converted into energy, how much energy is produced? तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली। हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, 4 केजी मास दिया हुआ है, तो हमने डेटा के अंदर लिख दिया कि हमें जो मास दिया हुआ है वो 4 केजी दिया हुआ है। इसके अलावा हमें मालूम क्या करना है, एनर्जी मालूम करनी है, हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस, की कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, यानी कि हमें ई नॉट मालूम करना है, तो इसको हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। और सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है जो कि हमारे पास कांस्टेंट है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ई नॉट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज पुट करी, m हमारे पास 4 kg है तो इसको हमने लिख दिया, जबकि c हमारे पास कांस्टेंट है 3 एक्सपोनेंट 8, तो इसकी भी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमने 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 16 आया, और अब हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 एक्सपोनेंट 16 से, तो हमारे पास एनर्जी का जो फाइनल आंसर आया वो है 3.6 एक्सपोनेंट 17 जूल। ये हमारे पास फाइनल आंसर है एनर्जी का जो कि जूल में आया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द रेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन जूल्स एंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, और हमें क्या मालूम करना है, हमें रेस्ट एनर्जी मालूम करनी है जिसे हम ई नॉट से शो करते हैं। तो हमने डेटा के अंदर लिख दिया कि हमें ई नॉट मालूम करना है। अच्छा, अब जो ई नॉट मालूम करना है हमें इलेक्ट्रॉन का, यानी कि रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें मालूम करनी है वो जूल में भी करनी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तभी हमने डेटा में लिख दिया कि जे यानी कि जूल में, और ईवी यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रेस्ट एनर्जी मालूम करनी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हमने लिखा एम नॉट।
एम नॉट क्या है? एम नॉट है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू याद करनी होती है, जो कि है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। जबकि सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों स्पीड ऑफ लाइट और रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू को याद करना पड़ता है। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ए नॉट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, हमने वैल्यूज पुट करी। एम नॉट हमारे पास 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 है, जबकि सी हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 है, और सी का स्क्वायर हमने लगा दिया। अब हमने 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर लिया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 से। तो हमारे पास रेस्ट एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट एनर्जी ई नॉट का जो आंसर आया वो है 8.2 एक्सपोनेंट माइनस 14 जूल, ठीक है। क्योंकि एनर्जी की यूनिट हमारे पास जूल में होती है, तो ये अब हमारा आंसर जूल के अंदर आ गया। अब हमें रेस्ट एनर्जी मालूम करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम क्या करेंगे, हम इस आंसर को जो कि हमारे पास जूल में आया है, इसको कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करते हैं, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दिया 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। तो फिर हमारे पास जो एनर्जी का आंसर आया वो है 512,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्योंकि इसको बुक के आंसर से मैच करना है, अब हमारे पास ये जो पॉइंट है जो कि बिल्कुल जीरो के पास है, तो हमने इसको बिल्कुल 5 के बाद लेके चले गए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव करवा लिया इस पॉइंट को। यानी कि अब हमारे पास जो आंसर हुआ वो हुआ 0.511 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पॉइंट के बाद जो वैल्यू चेंज होती है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो हमारे पास 10 एक्सपोनेंट 6 है, इसका मतलब होता है मेगा, क्योंकि बुक के अंदर जो हमारा आंसर है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तब हम क्या करेंगे, हम इस 10 एक्सपोनेंट 6 को हटाएंगे और m लगा देंगे, यानी कि मेगा, ठीक है। 10 एक्सपोनेंट 6 का मतलब होता है मेगा, ठीक है। तो अब हमारा आंसर यानी कि एनर्जी वाला जो है वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है बुक के आंसर के मुताबिक। वैसे हमने इसको जो न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है तो जूल में भी कन्वर्ट कर दिया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। अब जो आंसर बुक का था वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो हमने इसको उसमें भी कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि न्यूमेरिकल नंबर 7 है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.98 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द लेबोरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग लिखी और हमने लिखा कि हमें क्या मालूम करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, तो हमने उसको डेटा में मेंशन कर दिया। इसके अलावा इन्होंने हमें वेलोसिटी दी हुई है जो कि हमारे पास 0.98 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से शो करते हैं, तभी हमने लिखा 0.98 सी, क्योंकि ये 0.98 टाइम्स है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि 0.98 मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो हमने इसको डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। इसके अलावा रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कांस्टेंट होता है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। और सी भी हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो कि हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फार्मूला लिखा काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए। हमारे पास जो फार्मूला है वो है गामा माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमें ये लॉरेंट्ज फैक्टर नहीं पता है, ठीक है। तो इसको मालूम करने के लिए हमने इसका फार्मूला लगाया जो कि हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज पुट करी। वी हमारे पास 0.98 सी है। अब हमने 0.98 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 0.9604 आया, और क्योंकि यहाँ भी सी स्क्वायर है और नीचे भी सी स्क्वायर है तो ये दोनों सी स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब हमने 1 में से माइनस कर दिया 0.9604 को, तो हमारे पास 0.0396 आया। अब हमने ये जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है इसका हमने अंडर रूट लिया और फिर हमने 1 को डिवाइड कर दिया उस आंसर से, तो हमारे पास जो लॉरेंट्ज फैक्टर का फाइनल आंसर आया वो है 5.028। इसकी हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये हमें मालूम हो चुका है और अब हम इसकी वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करके काइनेटिक एनर्जी आराम से मालूम कर सकते हैं।
तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, ठीक है, और उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करी, ठीक है। तो लॉरेंस फैक्टर हमारे पास 5.028 है, जबकि माइनस का वन हमने ऐसे ही लिखा। एम नॉट हमारे पास 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 3 है, जबकि सी हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 है और इसका हमने स्क्वायर लगा दिया। अब हमने 5.028 में से माइनस करा 1 को, तो हमारे पास 4.028 आया, और 9.1 की वैल्यू ऐसे ही उतारी और 3 एक्सपोनेंट 8 का हमने स्क्वायर लिया, तो हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 16 आया। अब हमने इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फाइनल आंसर आया, जो कि है 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 13 जूल। काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल में होती है, क्योंकि जाहिर बात है ये भी एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एट व्हाट वेलोसिटी डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इक्वल टू इट्स रेस्ट एनर्जी। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली। हमें इन्होंने क्या मालूम करने के लिए कहा है, वेलोसिटी मालूम करने के लिए कहा है कि किस वेलोसिटी पे जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो बराबर होगी रेस्ट एनर्जी के। तो सबसे पहले हमने डेटा में लिखा कि हमें v मालूम करना है, और नेक्स्ट चीज इन्होंने हमें कहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है जिसे हम के डॉट ई से शो करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है रेस्ट एनर्जी के। रेस्ट एनर्जी को हम ई नॉट से शो करते हैं, तो हमने डेटा में लिख दिया कि के डॉट ई इज इक्वल टू ई नॉट। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और हमने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है रेस्ट एनर्जी के, ठीक है। तो जब भी इस तरह डेटा के अंदर कोई वैल्यू दी जाती है जिसमें कोई भी चीज किसी चीज के बराबर होती है, या 2 टाइम्स होती है, 4 टाइम्स, या कितने भी टाइम्स होती है, तो उसी चीज से हम आंसर मालूम करेंगे फिर, ठीक है। तो इसी तरह हमने लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है रेस्ट एनर्जी के। तो अब हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, जो कि हमारे पास है गामा माइनस 1 एम नॉट सी स्क्वायर, जबकि ई नॉट का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम नॉट सी स्क्वायर के। अब एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू के दोनों तरफ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू के इस साइड पे 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है, और y माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 1 यहाँ पे माइनस का है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाकर ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1 हमारे पास 2 होता है। अब हमने ये जो हमारे पास लॉरेंस फैक्टर है गामा है, इसका फार्मूला लिखा। इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो हमने इस लॉरेंस फैक्टर की जगह इसका पूरा फार्मूला लिखा और 2 एज इट इज आ गया। अब ये जो नीचे वाली चीज है पूरी, ये डिवाइड में, तो ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और 2 मल्टीप्लाई में होगा तो ये नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। अब हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिए, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होता है। जब हमने इस वाली वैल्यू पे स्क्वायर लिया, तो जो स्क्वायर है उसने अंडर रूट को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब ये जो हमारे पास वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर है, ये माइनस में है, तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके चले गए, तो ये वहां पे जाकर प्लस में हो गया। और ये जो 1 डिवाइडेड बाय 4 है, ये प्लस में है, तो वहां आके माइनस का हो गया, ठीक है। अब हमने माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 1 का एलसीएम लिया, तो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4 आया, ठीक है। ये हमने कैसे लिया, ये आपको साइड पे शो हो रहा होगा, ठीक है। अब हमने लिखा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड पे रूट लिए ताकि हमारा जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब हमने इन दोनों के स्क्वायरों से इस रूट को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास v डिवाइड बाय सी तो एज इट इज आ गया। जबकि जो ये हमारे पास 3 डिवाइड बाय 4 है, इसमें हमने 3 का अंडर रूट नहीं लिया, जबकि 4 का लिया, क्योंकि 4 का अंडर रूट हमारे पास 2 होता है, जबकि 3 का हमारे पास पॉइंट में आंसर आता है, ठीक है, तभी हमने 3 का नहीं लिया। अब ये जो c है ये नीचे डिवाइड में, ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो बना वो बना v इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2c, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ये आंसर हमारा बुक से मैच कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो आप अब 3 का अंडर रूट लेकर उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा c की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है वो पुट करके आप इसका एक नॉर्मल सा आंसर भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि बुक में हमारे पास इसका आंसर इसी तरह है, तो हमने तभी इसको यहीं पर ख़त्म कर दिया। आप चाहें तो आगे कर लें, लेकिन क्योंकि बुक की वजह से बुक में इस तरह है, तो हमने इसको यहीं पर ख़त्म किया। उम्मीद करते हो आपको समझ में आया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है a particle of rest mass
यानी कि m नॉट मूव्स विद स्पीड c डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। कैलकुलेट इट्स मास, मोमेंटम, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने लिखा कि हमारे पास जो रेस्ट मास है वो कितना है, m नॉट ही है। ठीक है, कोई वैल्यू तो दी हुई नहीं है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि भाई रेस्ट मास जो है वो m नॉट है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हमें वेलोसिटी दी हुई है यानी कि स्पीड, जिसको हम v से शो करते हैं, जो कि हमारे पास है c डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इसके अलावा हमें क्या मालूम करना है, हमें मास मालूम करना है, तो हमने लिख दिया a यानी कि हमें m मालूम करना है। मोमेंटम जिसको हम p से शो करते हैं तो इसको हमने b कहा। ठीक है, तो हमने इसको भी डेटा में मेंशन कर दिया। टोटल एनर्जी जिसको हम e से शो करते हैं, इसे हमने c कहा और इसको भी हमने डेटा में मेंशन कर दिया। और आखिरी यानी कि d में हमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि k डॉट e मालूम करना है, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। यानी कि हमें a b c d चार चीजें मालूम करनी है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और हमने लिखा सबसे पहले ए, यानी कि हमें मास मालूम करना है, तो हमने लगाया मास का फॉर्मूला जो कि हमारे पास है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज पुट करी, वी स्क्वायर हमारे पास कितना है, c डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ठीक है, और c स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने ये जो हमारे पास 2 के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ था, इसको हमने कट कर दिया बाहर वाले 2 से और c का हमने स्क्वायर कर दिया, देखिए आप नीचे। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सादा 2 बच गया और c स्क्वायर ऊपर भी है c स्क्वायर नीचे भी है, तो ये दोनों आपस में कट हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई 2 बचा। ठीक है, अब हमने क्या करा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 को सॉल्व किया, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जिससे हम नॉर्मली पहले करते हुए आए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमने करना है। हमारे पास इसका आंसर 1 डिवाइड बाई 2 ही आया। जब हम ये जो हमारे पास अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 है, इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या होगा, जो अंदर इसके 1 डिवाइड बाई 2 है वो उलट जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1। और 1 क्योंकि जब नीचे है तो उसको हम शो नहीं करते, तो हमारे पास जो आंसर बना वो बना m इज इक्वल टू अंडर रूट 2 m नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास m का यानी कि मास का आंसर आ गया। अब हमें नेक्स्ट चीज यानी कि b में हमें मालूम करना है मोमेंटम। मोमेंटम को हम p से शो करते हैं और उसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है mv। p इज इक्वल टू mv। अब हमने वैल्यूज पुट करी, m हमारे पास जो हमने अभी निकाला है अंडर रूट 2 m नॉट, जबकि v हमारे पास c डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है। अब ये जो दोनों अंडर रूट है ये मल्टीप्लाई में है और ऊपर नीचे है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा सिर्फ m नॉट c। तो p का हमारे पास यही आंसर है, p इज इक्वल टू m नॉट c। ठीक है, अगर हाँ ऐसा होता हमारे पास m नॉट की कोई वैल्यू दी जाती, तो इसकी जगह m नॉट की जगह हम वैल्यू पुट करते और जो c की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है तो हम उसको लिखते और दोनों को मल्टीप्लाई करते और आंसर निकाल लेते। लेकिन क्योंकि हमें m नॉट की वैल्यू दी भी नहीं है तो जस्ट m नॉट ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें थर्ड चीज यानी कि c में मालूम करनी है टोटल एनर्जी, जिसको हम e से शो करते हैं और e का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है e इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज पुट करी, m हमारे पास कितना है अंडर रूट 2 m नॉट और c स्क्वायर ऐसे ही आ गया, क्योंकि ना हमें m नॉट की वैल्यू पता है c की पता है, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर यहीं पर खत्म है तब हम भी यहीं पे खत्म करते हैं आंसर को। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी का भी आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये सॉल्व आगे हुआ हुआ होता तो हम आगे सॉल्व करते, 2 का अंडर रूट लेते और c की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है उसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास आंसर आ जाता। लेकिन क्योंकि बुक का आंसर यही है तब हम भी यहीं पे छोड़ते हैं। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें डी में काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। तो ई हमारे पास कितना है अंडर रूट 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ई नोट का अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, ई नोट का फॉर्मूला क्या होता है एम नॉट सी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब ये जो एम नॉट सी स्क्वायर है ये थोड़ी माइनस होगा, इसके बराबर में जो अंडर रूट 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.41 एम नॉट सी स्क्वायर। ये एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि प्लाई में नहीं है बल्कि माइनस में है, तो इनको हम नहीं छेड़ेंगे, हम जस्ट वैल्यूज को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का भी आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हमने चारों के चारों आंसर निकाल लिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10, वो है द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज प्रॉक्सिमल सेंचुरी 4.3 लाइट ईयर्स अवे। A spaceship with a constant speed of 0.800 c
relative to the earth travellers toward the star। तो अब हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने लिखा कि हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4.3 लाइट ईयर्स। ठीक है, जिसको हम डी से शो करते हैं, तो इसको हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। इसके अलावा जो हमें वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड जैसे कह रहे हैं हम, वो हमारे पास कितनी है 0.80 सी, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। अब ए हमारे पास है, हाउ मच टाइम वुड elapse ऑन अ क्लॉक एज मेजर्ड बाय ट्रैवलर्स ऑन द स्पेसक्राफ्ट। बी, हाउ लॉन्ग डज द ट्रिप टेक अकॉर्डिंग टू अर्थ ऑब्जर्वर। तो हमारे पास ये जो ए है, इसे हम कह रहे हैं कि हमने इसमें क्या मालूम करना है, टाइम ऑब्जर्व बाय ट्रैवलर्स। जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने जो टाइम ऑब्जर्व किया उसे मालूम करना है, तो इसको हम कह रहे हैं टी बार। ठीक है, और जो बी वाला है जिसमें हमें क्या मालूम करना है, टाइम ऑब्जर्व बाय अर्थ। जो अर्थ से टाइम ऑब्जर्व हुआ हमें वो मालूम करना है, तो इसको हम कह रहे हैं टी। ठीक है, ए वाले को हम टी बार कह रहे हैं, जबकि नीचे वाले को हम खाली टी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें मालूम करनी है। और ये जो हमारे पास डिस्टेंस के साथ जो यूनिट लिखी हुई है लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स तो डिस्टेंस की यूनिट लाइट ईयर्स भी होती है। और नॉर्मली लाइट ईयर्स हम तब इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली डिस्टेंस की जो ये वाली यूनिट है लाइट ईयर्स वाली, इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने जो डिस्टेंस मालूम करना हो वो स्टार्स के दरमियान में करना हो, या गैलेक्सीज वगैरह के दरमियान जो सैयारे होते हैं, अगर हम उनके दरमियान में जो डिस्टेंस मालूम करते हैं तो नॉर्मली हम वो मीटर वाला नहीं लेते, फिर हम ये लाइट ईयर्स वाला डिस्टेंस लेते हैं जिनमें सालों की बात हो रही होती है। हमारे पास अर्थ से जो सबसे ज्यादा करीबी स्टार है वो तकरीबन 4.3 लाइट ईयर्स अवे है। ठीक है, तो अगर कोई स्पेसशिप एक कांस्टेंट स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है और अर्थ से उस स्टार की तरफ जाती है, उस सैयारे की तरफ जाती है, तो हमें क्या मालूम करना है, तो ए में हमें क्या मालूम करना है, ए में हमारे पास क्या है, स्पेस क्राफ्ट का मतलब होता है खलाई जहाज, वो जहाज जो खला में जाता है। ठीक है, स्पेस में जाता है। तो ए में उन्होंने कहा है हमें मालूम करना है जो ऑब्जर्वर हैं जो कि उस खलाई जहाज में बैठे हुए हैं, अगर वो वक्त का अंदाजा लगाएंगे तो उन्हें कितना वक्त लगेगा। ठीक है, मतलब जो स्पेस क्राफ्ट में जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो वक्त देखेंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और बी में हमारे पास क्या है कि जो लोग अर्थ पे होंगे वो अर्थ ऑब्जर्वर जिन्हें हम कह रहे हैं, जो लोग अर्थ पे बैठ के टाइम को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वो कितना टाइम मेजर करेंगे जो अर्थ पे हैं। और सेकंड चीज हमें क्या मालूम करनी है, जो ट्रैवलर्स हैं जो ट्रैवल करके जा रहे हैं किसी दूसरे सैयारे की तरफ, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो ये दो चीजें मालूम करनी है कि ए में हमें मालूम करना है टाइम ऑब्जर्व बाय ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर है वो कितना टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे हम टी बार कह रहे हैं, जबकि बी में हमें मालूम करना है टाइम ऑब्जर्व बाय अर्थ, जो अर्थ पे लोग हैं जमीन पे हैं, अपने टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं खाली टी। तो इन दोनों के हमारे पास जो आंसर हैं वो अलग अलग इस वजह से आएंगे क्योंकि जो जो स्पेस क्राफ्ट में बैठने वाले ट्रैवलर्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं ना, वेलोसिटी हमें 0.800 सी दी हुई है ना, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो वो लोग स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं, तो देखिए उन्हें यानी कि टी बार का जो हमारा आंसर आएगा वो 3.22 ईयर्स आएगा, यानी कि तकरीबन 3 साल उन्हें लगेंगे किसी दूसरे सैयारे में जाने के लिए, अर्थ से किसी दूसरे सैयारे में जाने के लिए। जबकि वो जो लोग अर्थ पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देखेंगे कि 5 साल का अरसा लगा है, क्योंकि वो नॉर्मल जो टाइम देखेंगे जो घड़ी में। जबकि जो स्पेस क्राफ्ट में बैठे हुए लोग हैं वो तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं ना, तो उन्हें को कम साल लगेंगे, लेकिन जो लोग अर्थ पे हैं बहुत ज्यादा साल फील होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, तो सबसे पहले हम बी पार्ट मालूम करेंगे, यानी कि टाइम ऑब्जर्व बाय अर्थ। टी मालूम करेंगे तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय वी। तो डी हमारे पास कितना है 4.3 लाइट ईयर्स, जबकि जो v है वो हमारे पास 0.800 सी है। हमने क्या किया, अब हमने 4.3 को डिवाइड कर दिया 0.800 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 5.38 ईयर्स। ठीक है, तो अब हमें टी मालूम हो चुका है, अब हम ए पार्ट मालूम करेंगे। ठीक है, यानी कि जो टी बार है वो मालूम करेंगे। तो हमने टाइम का फार्मूला लगाया जो कि हमारे पास है t इज इक्वल टू टी बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो अब ये जो नीचे वाला हमारे पास है यानी कि अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये डिवाइड में, तो हम इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है, टी बार मालूम करना है, तो टी बार को जाहिर बात है हम अलग करेंगे।
ठीक है, तो अब हमने टी की वैल्यू पुट करी जो कि हमने अभी निकाली है, जो हमारे पास है 5.38, और v की वैल्यू हमें दी हुई है डेटा के अंदर जो कि है 0.800। ठीक है, अब हमने क्या किया, 0.800 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 0.64 आया। सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी 5.38 ऐसे ही आएगा। अब हमने 1 में से माइनस कर दिया 0.64 को तो हमारे पास 0.36 आया, और अब हमने जब इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास 0.6 आया, और अब हमने इसको 5.38 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टी बार का जो फाइनल आंसर आया वो है 3.22 ईयर्स। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें मालूम कर ली हैं, यानी कि टाइम ऑब्जर्व बाय ट्रैवलर भी और टाइम ऑब्जर्व बाय अर्थ भी, टी बी और टी बार भी, दोनों चीजें हमें मालूम कर ली हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कहीं भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।